नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माई स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल के एक और न्यू वीडियो में। और गाइज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं रागा का प्रैक्टिस सेट। और ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है ये होगा नंबर 8। तो 7 प्रैक्टिस सेट हमने किए हैं। आई होप आपने सारे सक्सेसफुली देखे होंगे, आपका अच्छा स्कोर गया होगा। तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका स्कोर क्या चल रहा है, कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं या नहीं। उसके बाद में गाइस अब देखते हैं फिर आज का प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, आपके पास में टाइम एंड वर्क का है। क्वेश्चन आपके पास में है कि ए एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उस कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर सिर्फ 3 दिन तक कार्य करें तो कुल कार्य का कितना प्रतिशत भाग पूरा हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, तो जरूर देखिए कैसे करेंगे। देखिए ए किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, बी उस कार्य को कितने दिन में, 25 दिन में, और दोनों मिलके उस कार्य को 3 दिन तक करेंगे। ठीक है, ये तो हम बाद में निकालेंगे, पहले टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं कि जितना टाइम आपको दिया गया इसका एलसीएम ले लीजिए। अब इसका एलसीएम लेंगे तो आप 100 आएगा। ठीक है, उसके बाद में इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में ये आएगा 4 टाइम और ये 5 टाइम। तो ये क्या है, एफिशिएंसी है। ए की एफिशिएंसी है 5 और बी की एफिशिएंसी है 4। तो दोनों मिलके कार्य कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी ऑफ ए एंड एफिशिएंसी ऑफ बी ये दोनों ऐड हो जाएंगी तो ये 9 हो जाएगी। ठीक है, अब 9 की एफिशिएंसी से वो 3 दिन तक कार्य कर रहे हैं तो वो कितना वर्क करेंगे, 27। और टोटल वर्क आपके पास में कितना है, 100। तो 27 उसने कर लिया, किसका, 100 का इंटू 100, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 27%। यानी कि 3 दिन में वो उस कार्य का 27% कंप्लीट कर देंगे दोनों मिल करके। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, ये भी आपके लिए है, ज्योमेट्री सी क्वेश्चन है कि एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाई जो है एक की 18 है, एक की 24 है। तो उनकी ऊंचाई जो है वो आपके पास में दी गई है 12 मीटर। तो आपको बताना है कि इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया कितना होगा। देखिए समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, ठीक है, इंटू हाइट। हाइट या आप इसे बोल दीजिए जो भी आपको दिया गया है ऊंचाई। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग कितना है आपके पास में, 18 प्लस 24 इंटू जो ऊंचाई दी गई है वो 12। अब इसे 18 प्लस 24 ये हो जाएगा 42 इंटू 12/2। इसे काट देंगे ये 6 और 42 इंटू 6 इक्वल टू 252 और बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए था। तो ये गलत नहीं होना चाहिए था, अगर आपका गलत हुआ है तो बहुत ही गलत बात है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। देखिए डिस्काउंट में आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, परसेंटेज तो बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ, तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ही नहीं है। देखिए 50% और 10% की दो क्रमिक छूट है, यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट है आपके पास में। तो उनकी जो नेट इफेक्ट डिस्काउंट है वो कितना होगा। ठीक है, अगर आपको कोई ये बोलता है ना कि मैं आपको 50% डिस्काउंट देता हूँ, फिर उसके बाद चलो 10% और दे देता हूँ, तो इस प्रकार आप नहीं बोलो। आप उसको ही बोलो कि एक ही साथ हमें 60% दे दो, क्योंकि ये जो 60% है ये ज्यादा होता है। अगर आप इन दोनों को काउंट करेंगे तो ये वाकई में कम होगा। अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये कम कैसे होगा। देखिए क्या होता है कि सबसे पहले क्या हुआ, 50% का डिस्काउंट है, 50% का फ्रैक्शन 1/2। नीचे वाली वैल्यू इनिशियल मान होगा, तो इनिशियल मान मैंने 2 माना, उसका डिस्काउंट दे दिया 1 का, तो आपके पास फाइनल वैल्यू बच गई 1। उसके बाद क्या हुआ, अगेन उसने 10% का डिस्काउंट दिया, 10% का फ्रैक्शन हो गया 1/10, इनिशियल वैल्यू 10 हो गई, उसने डिस्काउंट दिया है तो माइनस हो गया, तो उसके बाद में ये वैल्यू बच गई 9। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 20, यानी कि इनिशियल जो टोटल मान था वो 20 था, और डिस्काउंट देने के बाद जो मान बचा है वो आपके पास में बचा है 9। यानी कि उसने डिस्काउंट कितने का दिया है, डिफरेंस देखिए 11 का, किस पे दिया है, 20 पे, इंटू 100। ठीक है, तो ये 20 से काट दिया, 5 टाइम चला जाएगा, यानी कि 55 आपके पास आ गया। यानी कि जो इफेक्टिव डिफेक्ट जो डिस्काउंट है आपके पास में वो कितना है, सिर्फ 55% है। ना कि ऐसे नहीं जोड़ सकते आप 50 प्लस 10 60%। आपको एक्चुअल में 55% का ही डिस्काउंट दिया गया है, लेकिन आपको ये लग सकता है कि मेरे को 50 दिया पहले और उसने फिर 10 और दे दिया, टोटल 60% का डिस्काउंट हो गया। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ 55% का डिस्काउंट होता है। यही आपसे पूछा था, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपको दिया गया है, ये एवरेज का क्वेश्चन है कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं, उन 6 सदस्यों की जो एवरेज औसत आयु है वो आपके पास दी गई है 20 है। उसके बाद क्या होता है कि नौकर की आयु को भी अगर हम शामिल कर दें तो उसकी जो एवरेज औसत एज है वो 25% की वृद्धि हो जाती है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि एक नौकर है, उसकी एज को भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो 6 + 1 यानी कि 7 व्यक्तियों की जो औसत आयु है वो 25% बढ़ जाती है। और 20 का 25% निकालो तो 1/4 हो जाएगा, फ्रैक्शन आपने निकाला, और इसका मान आएगा 5, यानी कि 5 से बढ़ जाती है, तो जो 7 व्यक्तियों की औसत आयु है वो कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी।
अब यहाँ पे देखो आपको पूछा है कि नौकर की आयु कितनी है। अब देखो 25 में यहाँ पे आपको क्या करना है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, वैसे मैंने आपको एवरेज का पढ़ा भी रखा है, मैं अपने तरीके से ही बताऊंगा इसको, ठीक है। तो कैसे होगा देखिए, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि ये 20 है, ये 25 है, हमने क्योंकि ये 25% बढ़ाने के बाद में। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको ये जो भी एवरेज दे रखा है ना आपका, वो का वही मान लेना है। तो इसकी जो हमें नौकर की एज निकाली ये 25। उसके बाद में क्या करना है कि जो बचे हुए पार्ट हैं, यहाँ हो सकता है ऐसे 3 व्यक्ति और जोड़ के एक नया पार्ट बना देते हैं, उनकी एज ये है, ऐसा कुछ होता है क्वेश्चन में, तो उन दोनों को भी कंपेरिजन करते। तो हम क्या करते हैं कि जो नेट आपके पास में एवरेज है इसको कंपेयर करना है। इससे हमने कंपेयर किया तो ये कितना हमें क्या मिला, माइनस मिला है कितने का, 5 का। और कितने व्यक्तियों में मिला है, 6 व्यक्तियों में, ठीक है। तो ये -30 यहाँ पे है। अब देखिए इधर तो फिक्स है आपके पास में कि 7 व्यक्तियों का एवरेज 25 है, ये किसी भी हालत में नहीं बदलेगा। तो इसको क्या करना है कि इस इफेक्ट को खत्म करने के लिए माइनस को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। अगर प्लस होता तो माइनस करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, 30, इसमें 30 प्लस कर देना है, तो 25 प्लस 30 55 आंसर हो जाएगा। अब यह आपको अगर नहीं आ रहा है तो ठीक है, इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधा आप इसे सोच सकते हैं कि इतना तो आपको पता चल गया कि नौकर की आयु हमें ज्ञात करनी है। 6 व्यक्तियों की आयु आपके पास 20 है, 7 की आपके पास में 25 है। क्या कीजिए, 7 × 25 माइनस 6 × 20 ये आपको कर देना है। तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 175 माइनस 120 और ये 55 आ जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से सोच सकते हैं। बाकी ये क्या किस केस में ज्यादा यूजफुल होता है कि आपको 4-5 केस दे दिया और उसके बाद में अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, माइनस करें तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बाकी इसमें सिर्फ आपको देखिए 5 × 6 करना पड़ा, 7 × 25, इन सब चीजों से बच सकते हैं। अभी तो आपको हो सकता है ये वाला तरीका ज्यादा ईजी लगेगा क्योंकि यहाँ पे संख्याएं पहले से ही छोटी हैं, लेकिन जब ज्यादा बड़ी संख्या होती है तो ये वाला बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। अधिक जानकारी आपको चाहिए इससे रिलेटेड कि कैसे ये सोल्व किया गया है, तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। 2 से 3 वीडियो मैंने आपको पिछली बार भी जब एग्जाम हुआ था करवाए थे। एवरेज आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपने देख लिया तो। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य का 190% लाभ होता है यदि क्रय मूल्य को 10% की वृद्धि कर दी जाए लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है, तो लाभ विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, हो सकता है आपको डिफिकल्ट भी लगे, लेकिन जब करेंगे तो बहुत आसान है। देखिए कैसे होगा, मैंने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए, इसका 190% अगर मैं निकालूं, देखिए 100 का आप कितना भी प्रतिशत निकाले, 200, 500, 1000 वही चीज आती है। 100 का 190% निकालेंगे 190 ही आने वाला है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या बन गया, 190 प्लस 100 यानी कि 290, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि 190% लाभ होता है। तो 100 प्लस 190 यानी कि 290 में वो वस्तु बिकेगी जब 100 रुपए की वस्तु, तभी 190% का लाभ होगा। अब यहाँ पे ये तो चीज आपको पता चल गई। दूसरे केस में क्या होता है कि वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पे 10% से बढ़ जाता है, तो 100 का 10% निकालो तो 10 होगा, तो ये क्रय मूल्य 110 हो जाता है। और विक्रय मूल्य बोलता है कि समान रहता है, यानी कि विक्रय मूल्य अभी भी 290 है। तो इस केस में आपका लाभ कितना होगा ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पे लाभ आपको पता है, प्रॉफिट क्या होता है, मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा भी रहा हूँ। 290 माइनस 110 यानी कि एसपी माइनस सीपी अपॉन क्या करना है, अपॉन सीपी। सीपी कितना है आपके पास में, लेकिन ये चीज भी ध्यान रखनी है, इसने क्या बोला कि विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे वैसे अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकला था तो हम सीपी भी निकालते, लेकिन विक्रय मूल्य का प्रतिशत पूछा है तो 290 लिखना है, क्योंकि विक्रय मूल्य के ऊपर आपको बताना है ये इसका कितना पार्ट होता है, ठीक है ना। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। बाकी ये मैं इस बात से नहीं बदल रहा हूं कि हम यहाँ पे प्रॉफिट एसपी पे निकाल रहे हैं, प्रॉफिट हमेशा सीपी पे निकलता है। अगर क्वेश्चन में बोल दे कि एसपी पे निकालो तब हम उसको यूज कर सकते हैं। इसमें भी बोला है कि विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, तो विक्रय मूल्य हमारे पास 290 है, तो इसका कितना प्रतिशत होगा, 290 माइनस 110, ये आपके पास में हो जाएगा 180 अपन 290 इंटू 100 करेंगे तो यह आपके पास में लगभग 62% आएगा। इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, आपके लिए यहाँ पे है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। बेसिकली आपको ये टॉपिक है नहीं, लेकिन कभी कभार इससे एक आधा क्वेश्चन मिल जाता है एग्जाम में लिखने को, तो ये टॉपिक आपका कई मॉक टेस्ट में दिया गया होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको बोला है 2500 का 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजन कितना है, 2970.25 बन जाता है। तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है 2 वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए इस केस में आपको फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि इस फॉर्मूले से आप लोग करते हैं A इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 की पावर T। तो इसमें सब कुछ रखेंगे, उसके बाद आप इसे सोल्व करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप बचना चाहते हैं इस तरीके से, तो आपको एक छोटा सा शॉर्ट बताता हूँ इसको कैसे कर सकते हैं। इसमें हम ऑप्शन का भी यूज करेंगे, तो कैसे करेंगे देखिए 2500 आपके पास में है,
इससे बना है 2970, यानी कि 2 साल में जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो वो कितना हुआ है 470.25। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि आप इसको माइनस कर लीजिए 2500 में से, तो प्रिंसिपल माइनस करने के बाद में आपको प्रॉफिट नहीं है, ये आपका क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का 470.25 है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि 2500 रुपए है, इस पे मैं क्या मान लेता हूँ कि जो आपका परसेंटेज है वार्षिक दर वो कितना है x%। अगर x% से एक साल का ब्याज निकालो तो आपके पास में कितना हो जाएगा 2500 का x%, 2500 का x% कितना हो जाएगा 25x। इसी प्रकार पहले ईयर का हो गया ये, दूसरे ईयर का निकालो तो भी यही होगा। तो ये तो दोनों ईयर का हो गया, लेकिन दूसरे ईयर में क्या होता है कि जो पहले ईयर का जो निकला है उसका भी निकलता है, यानी कि इसका भी x% निकालना है, तो इसका भी x% निकालेंगे आप, तो ये आपके पास बचेगा x²/4। ठीक है, अब ये तीनों चीजें जो आपके पास में लिखी गई हैं 25 + 25 यानी कि 50x + x²/4, ये आपके पास में क्या है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। और हमारे हिसाब से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल रहा है 470.25। ठीक है, अब इसको आप सोल्व करेंगे तो थोड़ा दिक्कत आएगा, आप ऑप्शन उठाइए। चलिए मैं ऑप्शन ए ही उठा लेता हूँ। ऑप्शन ए नहीं, वैसे आंसर जो होगा वो अपने आप पता चल जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। देखो कैसे करेंगे, 7 उठाया, अब यहाँ पे आपने x की जगह 7 रखा तो 7 पंजे 35, 350 हो गया ये, प्लस इसमें स्क्वायर किया तो 749 यानी कि ये लगभग आपका, अगर ज्यादा भी बात करें तो 10 आएगा, 10 पॉइंट कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 350 + 10 यानी कि 470 तो ये नहीं बनने वाला है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। उसके बाद मैंने ऑप्शन रहा बी, ऑप्शन बी उठाया तो 9 से मल्टीप्लाई किया 450, तो ये हो गया। अब यहाँ पे 9 का स्क्वायर किया 81/4, ये आपके पास हो गया 20.25। इसको ऐड करिए 450 470.25, तो 470.25 तो है, तो बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका सेटिस्फाई हो गया। इस प्रकार से आप देखिए एलिमिनेट तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। देखिए 11 से करेंगे तो 550, यानी कि 550 तो बन ही नहीं सकता क्योंकि ये तो 470 ऑलरेडी है। 13 से करेंगे तो 13 पंजे 65, 650, यानी कि 650 भी नहीं होगा, तो ये दोनों तो वैसे एलिमिनेट हो गए। अभी 7 से करके देख लो, 9 से करके देख लो, इनमें ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी आपका जो तरीका है आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पे आपको जो सुटेबल ऑप्शन आपको लगे कि जब बेस्ट से बेस्ट हो सके, जितना सूट हो सके मेरे से, वो मैं आपके लिए करता हूँ। तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, ये क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन आपसे। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये देखिए। आपको बोला गया है यहाँ पे 1/x + 1/y + 1/z = 0, x + y + z = 9 और x³ + y³ + z³ - 3xy, इसका को बताना है कि मान क्या होगा। देखिए वैसे इसका फॉर्मूला होता है x³ + y³ + z³ - 3xyz। इसका फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। क्या होता है x + y + z इंटू आपके पास होता है x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसका मान निकालना है, तो हमें जो इक्वेशन मैंने अभी आपके पास लिखे इसका मान निकालना होगा। तो x + y + z का मान तो इसने दिया है 9, अब हमें चाहिए x² + y² + z² का और इनका मान। तो इसका कैसे निकालेंगे, देखिए जो पहली इक्वेशन आपके पास में दी गई है इसका मैं क्या करता हूँ एलसीएम लेता हूँ। तो एलसीएम आपके पास हो जाएगा x y z। ठीक है, अब इसका मान हो जाएगा yz + xz + xy = 0। अब इस 0 से ये वाला पूरा 0 हो जाएगा और उसके बाद आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी कि yz + xz + xy = ये भी 0 हो गया, यानी कि ये जो मान है ना लास्ट का xy yz ये zx, ये पूरा 0 हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लीजिए, पूरा प्लस में हो जाएगा, यानी कि -0 हो जाएगा यहाँ पे पूरा। ठीक है, उसके बाद देखिए x + y + z, इसका स्क्वायर हमें करना है। तो इसका हम स्क्वायर कैसे कर सकते हैं कि x + y + z, इसका होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा 81, लेकिन इसके स्क्वायर को हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में x² + y² + z² माइनस फिर वही xy yz zx आएगा, उसका मान आपके पास 0 है तो इसको करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसका मान आपके पास में कितना आ जाएगा 81। अब यहाँ पे मान रख दीजिए, इसका मान है 9 और इसका मान है 81 और बाकी जो माइनस है 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास में इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 729 आएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो थोड़ा सा आपको फॉर्मूला इसका याद रखना पड़ेगा, बाकी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से कर लेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपके पास में है कि sec a + cos a sec a - cos a, इसको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है आपको। कैसे करेंगे, देखिए a + b a - b बन रहा है, तो सबसे पहले तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि sec² a - cos² a। आप sec² a को क्या लिख सकते हैं 1/cos² a - cos² a। ठीक है, अब आपको फिर से एलसीएम लेना है। cos² a आपके पास एलसीएम आ जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास में 1 - cos 4a।
ठीक है। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर ए है, आप इसको अगेन क्या लिख सकते हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, वही ए माइनस बी के फॉर्मूले से, और ये लिख सकते हैं 1 प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन यही चलता रहेगा कोस स्क्वायर ए। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, तो ये साइन स्क्वायर ए। अब इसको बाद अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक की जगह तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, प्लस में दूसरा क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए से आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन आगे क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। अब इसको अलग अलग कर दीजिए तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए प्लस, अब इसके बाद एक कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर कट जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए आपके पास में, सॉरी 1 अपॉन नहीं, ऊपर ही बचा है, साइन स्क्वायर ए बच जाएगा। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो ये आपके पास आ जाएगा। और ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ये आपके पास भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसको कैसे भी सिंप्लीफाई कर सकता है, बस आपको ये ढूंढना है कि ऑप्शन में कैसे दिएगा। आप देखेंगे सारे के सारे स्क्वायर में है, तो कहीं ना कहीं इस तरह से क्या होगा, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है। इसमें बताना है कि विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। खिलाड़ी है वो टीम से जिस प्रकार रिलेटेड है उसी प्रकार मंत्री किससे रिलेटेड होगा। तो देखिए खिलाड़ियों से क्या बनती है, टीम बनती है, तो मंत्रियों से क्या बनेगा, ये बनेगा मंत्री परिषद या परिषद, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा सी ऑप्शन। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन करें। अब इसमें से विषम आपको बताना है, आप वीडियो पॉज करके भी सोच सकते हैं, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए सी एक्स ए आपके पास दिया गया है, इसमें क्या किया गया है कि पहले सी है इसका उल्टा एक्स होता है, तो सी का उल्टा एक्स लिख दिया, उसके बाद में एक्स होता है 24 पे, उसने क्या किया ए लिखा है, ठीक है, उसने +3 किया, तो 24, 25, 26 और ए आपके पास में +3 करने पा गया। इसी प्रकार देखिए एम का उल्टा एन होता है, तो एन आता है 14 पे, 14 + 3 17 पे क्यू आता है, तो बिल्कुल सही है ये भी। पी का उल्टा के होता है, के आता है 11 पे, 11 + 3 आपके पास में हो गया 14, 14 पे एन आता है, ये भी बिल्कुल सही है। अब आपके पास में एच से उल्टा ऐसा होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा 19 पे आता है, और +3 करने की बजाय इसने +2 कर दिया, +2 करने पे 21 पे यू आता है, तो यहाँ पे वी आना चाहिए था, तब ये सेम होता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट ही पूछा है आपको, तो डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, आपके पास में यहाँ पे दिया गया है, सीरीज से रिलेटेड है कि निम्नलिखित अनुक्रम दिया गया है, इसमें लुप्त पद बताने हैं कि क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। देखिए 21, 21 से 26, 26 से 33, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 21, 26, 33, 42 और उसके बाद में 53 है। आगे देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इनका डिफरेंस देखिए, क्योंकि ज्यादा तेजी से सीरीज नहीं बढ़ रही, तो हम डिफरेंस से चेक करेंगे। यहाँ पे 5 का डिफरेंस मिला है, यहाँ पे देखेंगे तो 7 का मिला है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 9 का डिफरेंस मिला है। इस प्रकार आगे आप देखिए 42 से 53, तो यहाँ पे 11 का डिफरेंस मिलेगा, यानी कि आगे आपको जो डिफरेंस मिलने वाला 13 का मिलेगा, तो +13 कर दीजिए इसमें, तो ये आपके पास में हो जाएगा 66। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा अच्छा। इस तरह का क्वेश्चन बहुत कम आपसे पूछा जाता है, लेकिन आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए एक अच्छी कोडिंग यहाँ पे मिली है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है कोडिंग भाषा में स्टब बोर्न को इस प्रकार लिखा जाता है, तो यहाँ पे आपके पास में शिपिंग है, तो इसको किस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले इसके कोडिंग समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास में पहले 3 वर्ड उठाइए, एस, टी और यू। इसको इस प्रकार से कोड किया है इसने कि सभी में +1 करते हुए इस प्रकार से लिखा है। एस को यहाँ पे लिखा है, एस को क्या पे टी लिखा है, और टी को यहाँ पे क्या लिखा गया है, आपके पास में यू लिखा गया है, और यू को वी लिखा गया है। तो देखिए स्टार्टिंग के 3 अक्षर बने हैं वी, यू, टी, तो ये तीनों बन गए। उसके बाद में इसने क्या किया कि 2 ऑप्शन जो 2 बी है आपके पास में, इनमें -1 किया, ठीक है, माइनस माइनस, और ये ए बन गए इस प्रकार से। और फिर अगले जो 3 बचे हैं ओ, आर और एन, इनको फिर से इस प्रकार से लिखा है इसने, और इनमें +1 करते हुए, तो ओ को पी लिखा है इसने, एन को आपके पास में लिखा गया है ओ लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद में आर को क्या लिखा गया है, एस लिखा गया है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि ओ एस पी आपके पास लास्ट है, तो ये आपके पास में इस प्रकार कोड हो गया। तो इसको क्या करना है, डिकोड करना है। तो सबसे पहले देखिए एस, एच और आई, इसमें एस यहाँ पे आएगा, आई यहाँ पे और एच यहाँ पे। तो यहाँ पे इनको क्या करना है आपको कि उल्टा करते हुए, सॉरी +1 करते हुए आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे +1 करेंगे तो एस है, ठीक है, तो यहाँ पे एस है, तो एस को क्या लिखेंगे, +1 करेंगे, तो ये आता है आपके पास में 19, 20 पे हो जाएगा टी। उसके बाद में देखिए आई है, आई को +1 करेंगे तो जे, एच को करेंगे तो आई, यानी कि JIT लिखेगा,
हाँ JIT आपके पास में मिलेगा, तो JIT इसमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में। बाकी आप देखें तो किसी ऑप्शन में जे से स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, तो डायरेक्टली आपका आंसर यही हो जाएगा। आप चाहें तो आगे का चेक कर लीजिए, जैसे देखिए 2 P हैं तो P को आपको -1 कर लिखाना है तो O हो जाएगा। उसके बाद में I को यहाँ इस प्रकार से लिखना है, तो I आपके पास में +1 करेंगे तो J हो जाएगा, और G को करेंगे तो H हो जाएगा, ठीक है, और N को करेंगे तो ये आपके पास में हो जाएगा O। तो इस प्रकार से HOJ और ये OO, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छी कोडिंग थी। इस प्रकार की कोडिंग आपको बहुत कम एग्जाम में, आपके एग्जाम में स्पेशली बैंकिंग में तो बहुत ज्यादा आता है। आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी आपके लिए। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि जो पजल दिया गया है इसको सोल्व करना है, किस प्रकार से इसे किया गया है। तो देखो, आप वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं, मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका जो आंसर है वो तो बताऊंगा, लेकिन कैसे करेगा इसमें कि 12 × 13 इसका करके 156 बनता है। उसके बाद में 14 × x कर लेते हैं, ये आपके पास 154 बनेगा। x की वैल्यू जो होगी 154/14 होगा। इससे पहले आप 15 × 13 करके देख लेना, 195 बनेगा। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 154/14 ये 11 आएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाइस से पूछा है। इसमें आपको बताना है कि घन की 3 स्थितियां आपको दर्शाई गई हैं, एक के विपरीत आपको कौन सा मिलेगा, इस एक के अपोजिट कौन सा होगा। अब देखिए, अगर आपके पास में जैसे ये 1 है, इसके अलावा जैसे 6 और 3 है, किसी और डाइस पे आपको यहाँ पे 6 और 3 दिख जाता, जैसे ये 6 और ये 3 है, तो जो बचा हुआ पार्ट है ना वही इसका आंसर हो जाता। लेकिन ऐसा इस केस में यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना है ऐसी स्थिति के अंदर कि आपको ये देखना है कि एक आपके पास इस पे भी है और एक इस पे भी है, ठीक है। लेकिन यह आपको ये देखना है कि यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी 6 कॉमन है, इसमें एक भी आना चाहिए, क्योंकि एक का मान हमें निकालना है। तो इस प्रकार से आप करिए, क्या करेंगे, जैसे 6 से स्टार्ट कीजिए, 6 और ऐसे क्लॉकवाइज लिख रहे हैं तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज, जैसे 6 उसके बाद में 1 और 1 के बाद में आपने लिखा 3। इसी प्रकार दूसरे का लिख लीजिए, 6 के बाद में आप आएंगे 4 पे, तो 6 4 और 2। इसके बाद देखिए कि 1 के अपोजिट क्या है, 4 है, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। बस बिल्कुल सिंपल आप इसे कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको वेन डायग्राम से पूछा है कि भाई, पति और पुरुष, इनमें आपको कौन सा वेन डायग्राम सुटेबल लगेगा। तो देखो कैसे बनाएंगे, आप ये समझिए कि पुरुष है, पुरुष में तो सारे आएंगे, भाई भी आएंगे, पति भी आएंगे। उसके बाद में 2 गोले बनाइए, एक भाई का बनाइए और एक बनाइए आपका पति का। अब मैंने इस तरह से क्यों नहीं बनाया, क्योंकि देखिए अब जरूरी थोड़ी ना है कि जो भाई है वो सिर्फ भाई रहेगा, पति नहीं बनेगा कभी भी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो कुछ भाई हैं वो पति भी जरूर होंगे और कुछ पति हैं वो भाई भी जरूर होंगे, ठीक है। अब ये 100% नहीं हो सकता है किसी की बहन नहीं हो सकता है कोई यहाँ पे भाई नहीं हो। तो ये चीज आपके पास में है, कोई पति ना बन पाए, तो ये कंडीशन बन सकती है। लेकिन यहाँ पे आपके पास में ये है कि इस कंडीशन में कुछ भाई जो हैं वो आपके पास में पति भी होंगे और कुछ पति भाई भी होंगे। इसके साथ में दोनों पुरुष हैं तो ये पूरा इसके अंदर आ जाएगा, और ये आपके पास में बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, आपके पास में यहाँ पे दिया गया है कि जो आकृति है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले, इसमें आपके क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अब मैं आपको इसके आगे का जो पार्ट है वो भी दिखा देता हूँ। तो चलिए, अभी देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा आएगा। तो देखिए, इस प्रकार से आकृति बन रही है, इसमें क्या होगा कि इस प्रकार से आकृति यहाँ पे बनेगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें जो है सीधी लाइन है, तो इसमें सीधी लाइन है, मतलब इस तरह की क्रॉसिंग होनी चाहिए किसी क्वेश्चन में। तो एक में तो क्रॉसिंग हो रही है, लेकिन ये इस साइड में है, इस साइड में नहीं होनी चाहिए, ये जस्ट इसके नीचे होनी चाहिए। तो ये डी ऑप्शन में हम देख पा रहे हैं कि ये वाली क्रॉसिंग यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। और बाकी आप इस प्रकार से ये वाला साइन भी देख पा रहे हैं, तो ये डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, आपके पास में है क्वेश्चन 37। अब जीएस से स्टार्ट हो गया है कि भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। इनको आपका वर्षा वन भी कहा जाता है, ठीक है, या मानसूनी वन आप बोल दीजिए, मानसूनी। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास में है कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। अभी तक तो आपने सुना होगा कि ओ सर्वदाता होता है, लेकिन यहाँ पे ओ पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी आपके पास में केस बन रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ओ नेगेटिव, क्योंकि इसके पास में क्या नहीं होता है, एंटीजन नहीं होता है, इसके पास में ए के पास में एंटीजन बन जाते हैं। तो ए बी से ओ नेगेटिव यहाँ पे सर्वदाता हो जाएगा। अगर सर्वग्राही पूछा जाता है आपके पास में, तो ए बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव में से, तो आंसर यहाँ पे ए बी पॉजिटिव होता है, क्योंकि उसके पास एंटीजन पहले से है। तो नया जब एंटीजन आएगा तो बॉडी उसे एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं करेगी, क्योंकि उसके पास तो पहले से ही है। लेकिन अगर क्या होता है कि नेगेटिव वाले को दे दिया जाता है, तो इस केस में क्या होता है
कि जब नई चीज बॉडी में आती है तो वो उसका रिएक्शन करती है, तो इस वजह से ये दिक्कत हो जाता है आपको। लेकिन इसमें आपको ये याद रखना है कि O नेगेटिव और AB पॉजिटिव। आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास में है कि मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, तो 3 भाग होते हैं मस्तिष्क के। आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आप देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोलिक अम्ल है। कार्बोलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2CO3। ठीक है, उसके बाद में ये बोला गया है कि कौन सा कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, फिनोल। फिनोल क्या होता है आपके पास में, C6H5OH। ठीक है, तो ये आपके पास में हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास पूछा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, और ये खोज 1897 में की थी। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कब की थी, इतना तो खैर बहुत कम केसेस में पूछा जाता है, फिर भी आप याद रख सकते हैं 1911। और न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने, ये की थी 1932 में। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। इसका फॉर्मूला भी आप यहाँ पे कई बार याद रख सकते हैं कि ईंट पर नाच। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने, और पी यानी प्रोटॉन, और प्रोटॉन की किसने, रे यानी रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन ने यानी न्यूट्रॉन, और चे यानी चैडविक, जेम्स चैडविक। ठीक है, तो इस प्रकार याद रख सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में देखिए ईंट है, ईंट से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की टी यानी टॉमसन लिखिए इसको, टॉमसन तो थॉमसन, ईंट इसलिए बना दिया ताकि आपको याद रखें, याद आ जाए, तो टॉमसन तो थॉमसन, इस प्रकार से आप याद रखेंगे तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं आप, तीनों आपके पास याद रह जाएंगे एक ही चीज से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए आपके पास में है कि रडार का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, A.H. टेलर तथा लियो सी यंग। ठीक है, इन्होंने किया था 1922 में, तो ये आपको याद रखना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि डेविड वार्नर किस देश के क्रिकेटर खिलाड़ी हैं, तो देखिए डेविड वार्नर और स्टीवन स्मिथ ये कुछ बॉल के साथ छेड़छाड़ी करने के चक्कर में फंस गए थे 2018 में मार्च में दक्षिण अफ्रीका में, जब वो न्यूज खेल रहे थे मैच। इस वजह से ये क्वेश्चन आपके लिए आया है। तो ये किसके खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। डेविड स्मिथ और डेविड वार्नर और स्मिथ दोनों क्या थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे, और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जब मैच हो रहा था तो 2018 मार्च में, इसमें इन्होंने कुछ बॉल के साथ छेड़छाड़ी के कारण इनको बाहर कर दिया गया था, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने शासनकाल के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में ब्लैंक उगाने के लिए मजबूर करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, चावल। देखिए चावल के अलावा अगर आपके पास में नील होता तो वो भी आपके पास में करेक्ट होता, तो ये नील, अफीम, ये सब चीजें उसको मजबूर किया जाता था, तो यहाँ पे सही ऑप्शन डी ऑप्शन, चावल हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास में है कि निधा नाम की रानी ने भारत के किस राज्य पर 980 से 1003 तक शासन किया था, तो ये हो जाएगा आपके पास बी ऑप्शन, कश्मीर पे, और ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके पास में है कि उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई हैं, तो देखिए इस प्रकार से आपका जो भारत का नक्शा है, इस प्रकार जो उत्तर पश्चिम का इलाका है, राजस्थान का जैसे इलाका आ गया आपके पास में, तो ये जो इलाका है हरियाणा का है, ये पाकिस्तान के साथ लगता है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास में है, सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रोटोजाइलम कहा जाता है, तो ये भी आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास में है कि मानवों में ध्वनि ब्लैंक द्वारा उत्पन्न होती है, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, कंठ द्वारा। मानव में जो ध्वनि होती है वो कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इतने इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं रहेंगे। क्वेश्चन आपके जीएस में जो है 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको 10 से 12 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। इसके साथ आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से। तब देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास में है कि पुरुषों में वाक तंतु लगभग लंबे होते हैं, तो वाक तंतु पुरुषों में जो है वो बी यानी कि 20 सेंटीमीटर के, सॉरी मिलीमीटर, mm 20 mm के लगभग होते हैं। सेंटीमीटर तो बहुत ज्यादा हो जाता है, हाथी के दांत होते हैं 20 सेंटीमीटर, तो 20 mm होते हैं आपके पास में, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए कि विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव जो होते हैं अम्ल, क्षार और ब्लैंक के विलयन होते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है कॉपर, लोहा, एल्यूमिनियम, तो आंसर हो जाएगा लवण। ठीक है,
जो लवण होते हैं वो भी विद्युत का चालन करते हैं। साथ में क्षार और अम्लीय जो पदार्थ होते हैं ये भी घुलनशील पदार्थ जो होते हैं वो विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि ये आयनों में टूट जाते हैं, उसके बाद में धारा प्रवाहित होने लगती है। तो ये गाइस आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 8 भी हमने कंप्लीट कर लिया है और आई होप आप सभी लोगों ने अच्छे मार्क्स स्कोर किए होंगे। रागा के अंदर 30 क्वेश्चन हमने आज कंप्लीट किए हैं और 30 मिनट का ही लगभग अभी वीडियो आपके लिए हो गया है। तो अच्छे से मैंने अपनी तरफ से जितना हो सका आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश की। तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को जरूर से लाइक करें, साथ में शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। समस्या हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए हम हाजिर हैं आपके हर कमेंट का जवाब देने के लिए। इसी के साथ में एक चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि जब भी नेक्स्ट टाइम वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाए कि नया वीडियो आ गया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।